मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। एन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत कराची में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। ऐसी तामीरात जो सरासर सिंध हुकूमत के इदारों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की करप्शन की वजह से वजूद में आई। इस कार्रवाई के दौरान जबकि जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में, पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, जो कि यकीनन हुकूमत सिंध और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की छतरी तले होता है। करप्शन की एक गंगा है जो मुसलसल बह रही है पिछले कई दहाइयों से। इस पूरे मामले में इसी दौरान हमने देखा है कि मुसलसल तजावीज़ात बन रही हैं, और अब इसी पस मंज़र में सिंध हुकूमत ने एक नहायत मुतनाज़ फ़ैसले में सिंध में तमाम गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भेजा जाएगा। ये ऑर्डिनेंस करप्ट माफिया के लिए बेहतरीन NRO साबित हो सकता है। देखना यह है कि क्या अदालतें खामोश रहेंगी। ऑर्डिनेंस के इतलाक़ से सिंध में तमाम तजावीज़ात और अरबों रुपए की रिश्वत के एवज़ तामीर शुदा या ज़ेर तामीर गैर कानूनी रहायशी और कमर्शियल इमारतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पूरे सिंध में 90 रोज़ के लिए तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। गोया के इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ जो तमाम कार्रवाई हो रही है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। कोई गैर कानूनी इमारत मुनहदम भी नहीं की जाएगी। नाजायज़ कब्ज़े हटाने के लिए सरकारी सतह पर होने वाली और हर किस्म की कार्रवाई मुअत्तल कर दी जाएगी। कानून साजी तैयार कर ली गई है। सूबा सिंध के अंदर कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई है। एक रिटायर्ड मुअज़्ज़िज़ जज उस कमीशन को हेड करेगा ताकि लोगों के जानो माल, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनको कानूनी दायरे में रहते हुए प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई पेनल्टी लगाई जाए, किन पैरामीटर्स में रहते हुए उनको रेगुलराइज किया जाए ना किया जाए, वो मुअज़्ज़िज़ जज साहब अपने कमीशन के मेंबरान के साथ बैठकर ये फैसला करेंगे। जिस तरह पंजाब में ये कानून आया है उसी तरह का कानून सूबा सिंध में आया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक और पैरा उसके अंदर ऐड किया गया है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसको फौरी तौर पर जैसे ही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा उसको रोक दिया जाए जब तक वो कमीशन फैसला नहीं करता उसके बारे में। हम इस ऑर्डिनेंस को जैसे ही असेंबली सेशन में आएगी उसको असेंबली के सामने टेबल करके इसको असेंबली से पास भी करवाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ कैंटोनमेंट और वफाकी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों और ज़मीनों पर नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस के तहत सिंध कमीशन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन तश्कील दिया जाएगा, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। इसके 7 रुकनी कमीशन में मुशीर कानून सिंध, सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात और बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन समेत 3 प्राइवेट मेंबर्स को शामिल किया जाएगा। कमीशन को गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक जुर्माने और शराइत आयद करके रेगुलराइज करने का इख्तियार होगा। कमीशन कार्रवाई किसी की दरख्वास्त या अज़खुद नोटिस की बुनियाद पर कर सकेगा। कमीशन को गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस पाए जाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार भी होगा। कमीशन गैर कानूनी तामीरात की रेगुलराइजेशन का फैसला 60 रोज़ में करेगा और ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी हुक्मनामे को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यानी कमीशन की कार्रवाई पर कोई दूसरा कानून या अदालती फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। इस कमीशन की मुद्दत 1 बरस होगी, ताहम हुकूमत सिंध इसकी मुद्दत में मज़ीद 1 बरस तोसी भी कर सकती है। इस माहौल में बड़ी मेहनत से काम किया है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, जिनकी एसोसिएशन आबाद मुसलसल हुकूमत सिंध वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ राब्ते में है, जिसके नतीजे में ये ऑर्डिनेंस सामने आया है। इसकी मज़ीद तफसीलात हम हासिल करेंगे, सवाल पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद जनाब मोहसिन शेखानी। बहुत बहुत शुक्रिया शेखानी साहब। ये तो बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ लग रही है कि ये जो 20 सालों से ये बिल्डिंग कंट्रोल के लोग, हुकूमत सिंध के लोग जो करप्शन से अपना पेट भरते रहे और ये इस तरह की तमाम तामीरात, गैर कानूनी तामीरात, पोर्शंस ये बनवाते रहे। अब उन पोर्शंस को भी NRO और इन लोगों को भी तमाम को NRO मिल गया। ये कैसा कानून बनवाया आपने? कमरान भाई, बेसिकली कानून में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कमीशंस इस तरीके से उस कमीशन ने केस टू केस डिसाइड करना है,
उसमें यही है जो किताब में, बुक में, जो कानून में प्रोविज़न है वही किया जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बता दूं आपको। जो मेन इसका स्टार्टिंग है, टू इंश्योर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ सिंध इज सिक्योर एंड दैट दे कंटिन्यू हैव द कॉन्फिडेंस विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम वही बात कर रहे हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी कि जो प्लान अप्रूव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिनकी कोई अप्रूवल नहीं है, बगैर उसके बिल्डिंगें बनी हुई है, यानी कि पोर्शंस वगैरह बने हैं वो इस ऑर्डिनेंस में कवर नहीं होते। उसमें अगर उसका अप्रूवल नहीं है किसी का तो हो ही नहीं सकते। अच्छा। कामरान भाई, हम तो जो कानून में प्रोविजन है उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस पहले आया था, पंजाब में आया था, अप्रैल में आया था, और ये ऑर्डिनेंस हम लेके आए और उसमें तो बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ें कि ज़मीन भी अगर आपने किसी की कब्ज़ा की तो उसके बदले दूसरी ज़मीन दे दें ताकि वो आम लोगों का इंटरेस्ट कवर हो। जो चीज़ें गलती हुई है वहाँ एक लाइन ड्रॉ हो। हमारे यहाँ तो वो कोई भी चीज़ नहीं डालेगी। हमारे यहाँ तो फेडरल लैंड को भी नहीं डाला गया, केएमसी की लैंड को भी नहीं डाला गया, सिर्फ केडीएस सिंध गवर्नमेंट की ज़मीनों को डाला गया। गोया कि ये प्रोटेक्शन है इस किस्म की बिल्डिंग्स के लिए। हालिया दिनों में जो हमने देखा नस्ला टावर, क्योंकि उसकी अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दी थी, रॉयल रेजिडेंसी उसकी अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दी थी। इस किस्म की इमारतें जिनकी अप्रूवल्स हुई हैं, इदारों ने अप्रूवल्स दी हैं, जिनकी एनओसीज दी है, जिन्होंने करोड़ों रुपए के चालान भरे हैं, और बाई बुक जो ऑर्डिनेंस केडीए का कहता है, एसबीसीए का कहता है, उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं उन्हीं लोगों को रेगुलाइजेशन, वही कमीशन जो बनेगा वो केस टू केस हर केस को इसी तरह देखेगा। और इसमें ये जो अभी सैकड़ों पोर्शन बन गए हैं और जो कि इसी करप्ट माफिया ने खड़े होकर बनवाए हैं, मगर कोई अप्रूवल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। और वो उनकी स्ट्रेंथ भी वो नहीं है कामरान भाई। कभी अल्लाह ना करे कोई ज़लज़ला, कोई इंसिडेंट हुआ तो लाखों लोग कोई मुहैया नहीं होंगे, वो बिल्डिंगें नहीं होंगी। अच्छा, ये बताएं कि मिसाल के तौर पे लैंड यूज चेंज हुआ है, कोई इनक्रोच लैंड, टोटल इलीगल लैंड पे ऐसा भी हुआ है ना, बिल्डिंग बन गई है, अप्रूवल दे दिया बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, काका को पैसे दिए उसने कर दिया, काका के होते सोतों को पैसे दिए उसने कर दिया, उस बिल्डिंग का क्या होगा? सर मैं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई इलीगल बिल्डिंग, अगर ऑनरशिप और वेरिफिकेशन उस अथॉरिटी ने की है और वो गलत की है तो वो भी पकड़ा जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत कर रहा है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को फिक्स होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस किसने जुर्म किया, और जो चीज़ सही है उसको रेगुलाइजेशन होना चाहिए। आप ये देख लें, ये नस्ला टावर तो एक नहीं है, 39 प्रोजेक्ट नस्ला टावर के साथ सिर्फ सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मेंशारा फैसल पे, जिसमें आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटलें, हमारा सीडीसी, ये सब शामिल है। तो कम से कम उसमें तो कोई नहीं था, लैंड यूज़ का नहीं था, सिर्फ एक लीज नहीं होना। तो वो केएमसी में केस चल रहा है 15-15, 18-18 साल से केएमसी और सिंधी मुस्लिम का। तो वो कम से कम उन चीज़ों को डिसाइड करना है कि उन जो अप्रूवल्स जो कानून के मुताबिक जो लॉ में है उन लोगों को। तो ये जो वायलेशंस और जो शदीद वायलेशंस आपके लोग करते हैं, आबाद के लोग करते हैं, मिसाल के तौर पे नस्ला टावर कंप्लीशन कराई नहीं, दर्जनों बिल्डिंग्स हैं खड़ी कर दी हैं, कंप्लीशन कराई नहीं है, सब लीज हुई नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? या इस ऑर्डिनेंस ने उनकी भी माफ़ी कर दी? इस ऑर्डिनेंस में अगर कंप्लीशन उसने सबमिट किए हुए हैं और अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किए हैं, उनका सबमिट है सर। जब कंप्लीशन नहीं होता तो लीजें नहीं होती। आजकल तो अगर और लीजें हम करवा ले तो कहेंगे हमने गलत तरीके से कराई हैं। और हमारा तो सारा यही क्वेश्चन है, हमने जो डिमांड्स इन गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि कोई एक इदारा ऐसा बना लें जो अप्रूवल दे दे, ज़मीन को वेरीफाई करे, लेआउट को वेरीफाई करे, बिल्डिंग को वेरीफाई करे, और उसके बाद कोई और इदारा, ना एंटी करप्शन, ना FIA, ना नैब, ना कोई कोड, ये सही है। बताएं कि अब क्या इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने शहर में आहो बका के बाद, 14 साल से ये सिंध हुकूमत है, और जो जिस तरीके से ये बिल्डिंगें बनी हैं, हम कहते तो सुप्रीम कोर्ट को है, मगर जो यहाँ पर हुआ है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर शहरी जानता है। मुस्तकबिल का क्या खाका तय हुआ है? ये चीफ मिनिस्टर से आप मिले हैं, चीफ मिनिस्टर 14 साल से इसी जगह पे हुक्मरानी के अंदाज में ही हैं, तो मुस्तकबिल का क्या खाका
तय हुआ है, वही रिवाइवल चाह रहे हैं वो। काका सिस्टम आए, आप लोग पैसे दें, जिस तरह की बिल्डिंग चाहे बनाए, फिर अप्रूवल ले लें, फिर आप एक ऑर्डिनेंस ले लें, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाए कि हम अप्रूवल करा लें। क्या ये निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं आप? हम बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाह रहे। हमने जो डिमांड दी है कि शहर का मास्टर प्लान बनना चाहिए वंस फॉर ऑल, वो कामरान भाई को भी पता हो, वो मुझे भी पता हो, वो सबके लिए बैलेंस हो, ऐसा ना हो, और सारी पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्वॉल्व करें। एक दफ़ा इस शहर में जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ पे जो ज़मीन से 4-4.5 लाख एकड़ ज़मीन खाली है, इसका रिंग रोड होना चाहिए, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो तो जो अप्रूवल करे और उस अप्रूवल को बाद में चैलेंज भी ना हो। और वो साहब, वो तो जब नौमन तेल होगा तो राधा नचेगी कि रिंग रोड बने, तो मास्टर प्लान बने, तो ये 14 साल में ये तमाम चीज़ों पे एक रत्ती काम नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा? सिर्फ ये बताएं कि जो आप लोग जाते हैं कि ये तो बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे ना, 400 अप्रूवल्स जो हैं वो रोक के बैठे हुए हैं, 400 अप्रूवल्स नहीं हुई हैं, वही करवा ले, या आगे जो जिन लोगों, ताकि यहाँ पे तामीरात शुरू हो, काम शुरू हो। लोगों ने जो एक इकॉनमी का पहिया चल रहा है, जो कि कर्फ्यू है ना यहाँ, तो तामीरात का ये रिस्टोर होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे ये रिस्टोर हो, और ये रिस्टोर होना चाहिए। ये सिंध की एक्टिविटीज़ हैं, ये लोगों को रोज़गार मिलना है। अभी आपने मुलाकात की, आप लोगों की सिंध गवर्नमेंट के लोगों से, चीफ मिनिस्टर से मुसलसल मुलाकात हुई, तो इन सवालों के जवाब हैं उनके पास कोई? उनके पास जवाबात इसी तरीके से है कि ये इश्यूज़ कोर्टों के चल रहे हैं, हम लोग खुद, हमारी अलॉटमेंट नहीं हो सकती, इसीलिए नई स्कीम हम नहीं ला रहे, हमारे पास कोर्टों के रिस्ट्रिक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट के कि हम ज़मीन नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन है कि हम कमर्शियल को कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम भी मैंने कहा आप उनको फेस करें ना कोर्टों में। अगर ये कहने की बात, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, ये दूसरी जगहों पर दिन रात जो कर रहे हैं, ये हम इस प्रोग्राम में रोज़ाना बता रहे होते हैं, ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते? ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे दिन रात? सारा जो भी हो रहा है इलीगलिटीज़ पे हो रहा है, लीगल कोई चीज़ नहीं हो पा रही, और लीगल जब काम आप बंद कर देंगे तो इलीगल काम शुरू हो जाएगा। हमें डिमांड एंड सप्लाई को भी देखना है। हमारे यहाँ जो सप्लाई है वो बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड नहीं है, इसीलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन भी होती है। हमारी कच्ची आबादी 56% हो गई है कराची में, वो किसी बिल्डर ने, किसी ने नहीं। और इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट हो रही है ज़मीनों का, उसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेख अली साहब हमारे साथ मौजूद है। मगर इस पूरे कानून का आइनी और कानूनी नुक्ता नज़र से भी तज्जिया करना ज़रूरी है। इसकी कानूनी आइनी हैसियत कितनी है, अदालतें इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगी, और क्या ये जो करप्शन का NRO है, जो कि ख़ास तौर पर बिल्डिंग कंट्रोल की उस माफिया के ख़िलाफ़ जिसने पूरे शहर में आफत बपा की थी, उसको जो NRO दिया गया है, क्या अदालतें इस तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखेंगी? ये हम पूछेंगे पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब रशीद रिजवी से छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी हमें बता रहे थे उस कानून के हवाले से जो हुकूमत सिंध ने तरतीब दिया है, ऑर्डिनेंस जो कि अभी लागू होना बाकी है, जिसमें कि गैर कानूनी तामीरात पूरे सिंध के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, जिसमें कि वायलेशंस हुई हैं, जितनी तजाविज़ात हुई हैं, उन सब को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, और इसके साथ ही वो करप्शन को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, जिसके नतीजे में ये गैर कानूनी तामीरात और ये पूरा माहौल जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालतें एक्शन लेती हैं, उसको एक तरह से एक NRO के छतरी में लाना है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकेगा? इस पूरे करप्शन को इस कानून के तहत उसकी छतरी में ला के उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए? इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब रशीद रिजवी को। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये एक अजीब किस्म का NRO है जो कि तमाम गैर कानूनी तामीरात, तमाम तजाविज़ात, तमाम इस किस्म के मामलात, जो कि ज़ाहिर है कि उसकी बड़ी तादाद टोटल करप्शन की पैदावार है, टोटल गैर कानूनी है, टोटल उसके ख़िलाफ़ जो है यकीनन एक बहुत ही करप्शन की गंगा बही है, जिसके नतीजे में वो वजूद में आया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नतीजे में 2-3 इमारतें भी गिरी हैं, लेकिन क्या इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ आइन और कानून के हवाले से है, और क्या ये लागू हो सकता है? देखें, इससे पहले भी 92-93 में भी रेगुलराइजेशन की पॉलिसीज़ आई हैं इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस की, और दूसरे ममालिक में भी इसकी नज़ायर मौजूद हैं, लेकिन इतना इर्रेगुलरिटी की भी डेफिनेशन है
कि जहाँ पर आप यूँ समझ लें कि जी 6 फीट की खिड़की थी, 5 फीट की उन्होंने बना दी है, तो वो चलो रेगुलराइज हो जाओ। 3.5-4 फीट के दरवाजे के बजाय उन्होंने 3 फीट का कर दिया है। छत 13 फीट की बजाय 11 फीट कर दी है। ये चीज़ें छोटी मोटी, वो जब मास्टर वो कंप्लीशन प्लान आता है उसमें भी रेगुलराइज कर दी जाती हैं। लेकिन कि आपने 3 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव कराया और 13 मंजिल बना दी है, ये तो इंसानी जानों के लिए भी ख़तरनाक है कि इस किस्म के अगर वो बिल्डिंग को रेगुलराइज करेंगे जिसकी बेसिस ही 3 मंजिला 6 मंजिला और उस पर आपने 16 मंजिल खड़ी कर दी हैं, तो वो तो या बड़ा पार्क की खतरनाक ज़मीन पे होगा। कर दी है, या आपने फुटपाथ को इंक्रोच करके बना लिया है, या आपने उसकी जो स्टेटस है ज़मीन का वही तब्दील कर दिया है, या आपने नक्शा ही अप्रूव नहीं करा है, पोर्शन बना लिया, तो ये क्या कानून उसको सबको रेगुलराइज कर सकता है? इसमें कोई है तो नहीं कि हम नहीं करेंगे? कामरान साहब, ये कानून इस पर खामोश है कि अगर कोई बिल्डिंग एमिनिटी प्लॉट पे बनी है उसका क्या रेगुलराइजेशन हो सकता है, या अगर किसी की ज़मीन पर मिसाल के तौर पर सरकारी ज़मीन थी उस पर आपने कब्ज़ा करके कोई पोर्शन खड़ा कर दिया बिल्डिंग का, जिस तरह से नेस्ला टावर में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सड़क का एक हिस्सा आ गया था, तो उस पर तो ये कानून खामोश है, वो कुछ कह नहीं रहा है। अब देखना है कि कमीशन किस हद तक आगे जाता है। उसमें कोई उनको इख्तियार नहीं दिया उन्होंने कि अगर कोई सरकारी इदारा सरकारी ज़मीन या कोई पब्लिक ज़मीन पर कब्ज़ा करे उसको रेगुलराइज ये नहीं कर सकते हैं। ये इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में उन्होंने बात नहीं इंक्लूड की है। और ये भी इस ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि इस कमीशन की किसी कार्रवाई पे अदालत असरअंदाज नहीं हो सकती, इस पूरे कानून पे असरअंदाज नहीं हो सकती, और इसकी आगे चल के जो भी ये कार्रवाई करेगा, रेगुलराइज करेगा, पेनल्टीज़ करेगा, या ये कि सरकारी जो इदारा है उसके हवाले से कोई एक्शन लेगा, तो ये किसी भी अदालती ओवरसाइट में नहीं आएगा ये सारा मामला। ये किस किस्म का केस है? जी, ये उन्होंने उसको सुप्रीम लॉ डिक्लेयर कर दिया है कि इसके सारे कवानीन से बालातर होगा, इसकी वो ज़्यादा तरजीह जाएगी, इसकी प्रेसिडेंस दूसरे कानून के मुकाबले में ऊपर होगी। तो ये लेकिन अदालतें इस तरह से कभी ऐसे प्रोविज़न से मायूब नहीं होती हैं, और वो आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन तो फिर भी रहेगी कोर्ट के पास। कमीशन के फैसले चैलेंज हो सकेंगे हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन इसका क़याम और ये ऑर्डिनेंस, ये जो कानून बना रहे हैं, ये चैलेंज हो सकता है, अदालत इसका नोटिस ले सकती है। ये भी बिल्कुल ये भी चैलेंज हो सकता है। हाई कोर्ट सो मोटो तो नहीं ले सकती, हाई कोर्ट के सो मोटो जुरिस्डिक्शन पे अभी बहुत सी जजमेंट आ गई हैं, लेकिन इसको कोई भी शहरी जो है वो उसको चैलेंज कर सकता है कि इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में तो उन्होंने 80 गज के पे आप 16 मंजिल बना दें तो वो भी रेगुलराइज हो जाएगी। उसको ज़रा सा डिफाइन करने की ज़रूरत है। और इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन छोटे मोटे इर्रेगुलरिटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लॉज की जो है ऊपर से नीचे तक की वायलेशन हो, उसको रेगुलराइज करना मैं समझता हूँ वो ख़तरनाक है शहरियों के लिए भी, और ये करप्शन को प्रमोट करेगा। हाँ, तो अब इस किस्म के कितने मामला जिसमें ये साबित हो कि ये 100% करप्शन हुई है, 100% बिल्डिंग है, रिहाइश हो रही है, उसमें कंप्लीशन नहीं लिया गया है, उसका लैंड यूज़ बदल दिया गया है, उसके अंदर जो उसकी अप्रूवल्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो ये सबको कवर कर लेगा ये कानून के बस जो हो गया सो हो गया? बस यही कर रहे हैं ना कि हर इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में जो आएगा उसे कर देंगे।
लेकिन उसको इख्तियारात उन्होंने दिए हैं कमीशन को, वो किस हद तक वो इख्तियार करते हैं कि वो जो है पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर सर जो करप्शन हुई है, सर जो करप्शन हुई है अगर और वो पैसे लेके ये सारे काम किए गए हैं तो उसके खिलाफ जो इदारा मुताल्लिक़ इदारा तरफ आ रहा था मैं उसी जी फरमाइए। देखिए, ना सुप्रीम कोर्ट ने ना ही कभी किसी हाई कोर्ट ने इस तरफ तवज्जो दी है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी आंखें बंद किए बैठी रही, मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आंखें बंद किए बैठी रही और उनके इलाकों में जो कहते हैं कि धिज्जियाँ उड़ाई गई कानून की, रेगुलेशंस की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अब उनके ऑफिस बेरर कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर और पता नहीं मलेशिया कहाँ शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज कर देने से मसाइल का हल नहीं होगा। ये जब तक करप्ट एलिमेंट को आप सजाएं नहीं देंगे उस वक्त तक इस मुल्क से ये इर्रेगुलरिटीज़ कमीशन टू कमिट इर्रेगुलरिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती हैं। जो सबसे बड़ा करप्ट आदमी था वो तो बैठा हुआ कनाडा में, जिसने गुज़िश्ता 10-15 सालों में लूट मार की है और ऑफिसर इधर सब घूम रहे हैं। उनको तो ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है, ना हाई कोर्ट कुछ कहती है, ना हुकूमत कुछ कहती है, ना तो फेडरल गवर्नमेंट कुछ कहती है। और ये गरीब सब सड़कों पे आ गए जो अलॉटी है। यही तो रिजवी साहब रोना है, यही तो रोना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहती, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कहती और बेचारे जिन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से यहाँ पे कोई फ्लैट हासिल किया या कोई जगह हासिल की, उनका ये सारा मलबा उनके सर पे गिर गया है और जो अय्याश है वो घूम रहे हैं। और अब उनके लिए सिंध हुकूमत ने कानून भी बना दिया है कि उनको प्रोटेक्शन भी देंगे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं इंशाल्लाह। इंतहाई महंगाई के पस मंज़र में इमरान खान और इमरान खान हुकूमत तेज़ी से अवामी मकबूलियत खो रही है। माशी आदाद शुमार एक बदहाल मईशत की अक्कासी कर रहे हैं। हुकूमत एक शदीद इम्तहान से गुजर रही है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स इसी पस मंज़र में उस वहाँ पे आफत का समा देखने में आया। तशवीशनाक माशी आदाद शुमार के दबाव में पहले से लड़खड़ाती स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में आज 2134 पॉइंट्स की कमी आई, जो इस साल का सबसे बड़ा और स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का तीसरा बड़ा डिक्लाइन है। आज जब मार्केट 43,234 पॉइंट पर बंद हुई तो सरमायाकारों के 332 अरब रुपए डूब चुके थे। इसी दौरान आज डॉलर ने भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए तक पहुंचा, जबकि इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 176 रुपए 42 पैसे पे बंद हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 94 पैसे इजाफा हुआ। इस माली साल के आगाज से अब तक डॉलर 18 रुपए 88 पैसे महंगा हो चुका है और इसकी कदर में 12% इजाफा हुआ है। रुपए की कदर गिरने से मुल्क की कर्जों के बोझ में 2300 अरब रुपए का आज इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रुपए की कारकर्दगी यकीनन बदहाल रही है। इस हुकूमत में डॉलर के मुकाबले में रुपया 42% अपनी कदर खो चुका है। अगस्त 2018 से अब तक डॉलर की कदर में 52 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, इस हुकूमत की आमद के बाद डॉलर 52 रुपए महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 124 से बढ़ के 176 रुपए 42 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है और रवा माली साल डॉलर 157 रुपए 54 पैसे से 176 रुपए 42 पैसे पर पहुंचा। रवा माली साल में बैरूनी कर्जों में 2300 अरब रुपए इजाफा हो चुका है। पीटीआई की हुकूमत में जो कर्जों की सूरत हाल है, इसी पूरे पस मंजर में बदहाल नजर आती है। अगस्त 2018 में हर पाकिस्तानी 1,43,858 रुपए का कर्ज था। आज उस पर 2,34,536 रुपए का कर्ज हो चुका है। अगस्त 2018 में मजमूई कर्जे 29,889 अरब रुपए थे, जो अब 50,500 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं और मजमूई कर्जों में 68% यानी 20,600 अरब रुपए इजाफा हो चुका है इस हुकूमत के दौरान।
अगस्त 2018 में बैरूनी कर्ज 95 अरब 23 करोड़ डॉलर था, जो अब 127 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगस्त 2018 से अब तक कर्ज और सूद की अदायगी का सालाना बजट 1500 अरब रुपए से बढ़कर 3000 अरब रुपए तक तजावुज़ कर गया है। गोया के क्या आप कमाएंगे और क्या खर्च करेंगे, जो महसूलात आएंगी, जो रेवेन्यूज आएंगे, जो हुकूमत की इनकम होगी, वो और कोई छोड़े सिर्फ कर्जों की अदायगी में, सूद की अदायगियों में गुजर जाएगी। 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त। अब जिधर हम पहुंच गए हैं, अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। टैक्स कलेक्शन इंशाल्लाह 6000 अरब तक इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है पहुंच जाएगी। तो 6000 अरब में से 3000 अरब तो चला जाना है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर, तो सारा मुल्क के लिए बच जाएगा 3000 अरब 22 करोड़ लोगों के लिए। तो वो फिर हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, वो फिर उसके सूद देना पड़ता है। तो हम इस विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। इसी दौरान मुसलसल तिजारती खसारे में इजाफा हो रहा है। इंपोर्ट्स भरपूर अंदाज में बढ़ रही है और एक्सपोर्ट्स उनके करीब भी नहीं आ पा रही। नवंबर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का फर्क पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू चुका है। इंपोर्ट 8 अरब जबकि एक्सपोर्ट 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। नवंबर 2021 में तिजारती खसारा 5 अरब 11 करोड़ डॉलर रहा। इंपोर्ट का हजम माली साल के 5 माह में 33 अरब 11 करोड़ डॉलर, एक्सपोर्ट्स 12 अरब 37 करोड़ डॉलर रही। माली साल के पहले 5 माह में तिजारती खसारा 20 अरब 75 करोड़ डॉलर रह चुका है। करंट अकाउंट का यकीनन खसारा इस सूरत हाल में वो भी एक तबाहकुन सूरत हाल है। जुलाई से अक्टूबर 2021 रवा खातों का खसारा 5 अरब डॉलर, करंट अकाउंट डेफिसिट 5 बिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में वसूलियों अदायगियों से ज़्यादा थी, यानी 1 अरब 31 करोड़ डॉलर का सरप्लस होता था, जो कि अब तबाहकुन डेफिसिट हो चुका है। हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत फर्क है। ये भी आगे बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। जो मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूँ, जो अब खतरा है कि जैसे जैसे अब हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, प्रेशर अब पड़ेगा हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। हमारे मुल्क से ज्यादा डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे बनिस्बत अंदर आने। इससे हमने अब बचना है। जो मसला हमें आएगा वो है करंट अकाउंट। ये एक मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मशीनें इंपोर्ट कर रही हैं, टेक्सटाइल के लोग फैक्ट्रियां मजीद लगा रहे हैं, तो ये हमारा इस वक्त चैलेंज है। इसी पस मंजर में दूसरी तरफ शरह सूद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसमें मजीद इजाफा यकीनी है। बुनियादी शरह सूद 8.75% है, जो कि चंद दिन पहले की है। सेंट्रल बैंक ने हाल ही में इसमें 1.5% का इजाफा किया था, लेकिन यह इजाफा अब मजीद इजाफा होगा। और कल इसकी सबसे बड़ी गवाही सामने आई जब टी बिल्स की नीलामी के जरिए हुकूमत ने कमर्शियल बैंक से कर्जे लेने का जब दिन था कल, वहां पे 6 माह के टी बिल्स पर शरह सूद 11.5% हुकूमत ने दी, जो कि गुज़िश्ता नीलामी के मुकाबले में 3% ज़्यादा है। और इससे सेकेंडरी मार्केट में जो इस वक्त पॉलिसी रेट है, यानी कि जो इस वक्त सेंट्रल बैंक का शरह सूद है और जो सेकेंडरी मार्केट का शरह सूद है, उसमें 3.25% का फ़र्क आ चुका है, जिसका मतलब ये कि 2-2.5% शरह सूद तो बढ़नी ही बढ़नी है और यकीनन ये भी एक तबाहकुन कैफियत होगी। इसी दौरान यकीनन इसी पस मंज़र में महंगाई की शरह 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। नवंबर में 11.5% रही है और रवा साल जुलाई से नवंबर महंगाई की शरह 9.5% के करीब थी। ज़र मुबादला के ज़खाइर पर भी प्रेशर नजर आता है। 27 अगस्त 2021 तक ज़र मुबादला के ज़खाइर तकरीबन 27 अरब 22 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर थे, जो अब 22 करोड़ 77 करोड़ डॉलर रह गए हैं। 3 माह में ज़र मुबादला के ज़खाइर में 4 अरब 4.5 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही है, जो कि 2017-18 में बराह रास्त जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी 2 अरब 780 मिलियन डॉलर थी, वो जून 2021 ख़त्म होने वाले साल में 1 अरब 86 करोड़ डॉलर रह गई है। यानी कि बराए नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इमरान खान की हुकूमत कैसे मकबूल रह सकती है, कैसे उसके पांव जमे रह सकते हैं, यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल है इस हुकूमत के लिए और फिर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। इस पर आज हम सैर हासिल बहस करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जो हमारा पैनल है, माहिरीन, तजुर्बेकार इकानमिस्ट और जो हमारे मार्केट्स के लोग हैं, हमें ज्वाइन करें जनाब राशिद अमजद, जो कि स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल जो वज़ारत ख़ज़ाना में काम करती है उसके रुकन हैं, जनाब आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन और पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी, माहिर माशियात।
राशिद अमजद साहब, आप बताइए, आप हुकूमत को के मुशीर हैं, इन माली मामलात के हवाले से जो मैंने आदाद शुमार सामने रखे हैं, ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन और एक सिंकिंग जो इकॉनमी के खदोखाल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, ये तो उसकी अक्कासी हो रही है। मुख्तसर बताइए कि कितनी तशवीश है आपको इस पूरी कैफियत में। शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने बड़ी डिटेल में सारे अदाद और शुमार पेश किए हैं और आपने जो बड़ी ग्लूमी पिक्चर पेश की है वो कुछ हद तक सही है। और मैं इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस एक अनसर्टनिटी की वजह से दुनिया में, हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, सब दुनिया में ये हो रहा है। सोचना ये है कि क्या ये जो हालात आज आए हैं, क्या हमारे लिए फ़र्क हालात हो सकते थे अगर हम पॉलिसीज़ फ़र्क रखते। और सवाल ये है कि अगर हम ये सारे जो चेंजेस हैं इनको पास ऑन ना करें और इन्फ्लेशन वगैरह को, राज साहब मैं इधर ही मैं आपसे इधर में ही मुकल हूँगा, माफ़ कीजिएगा। आपने कहा क्या चेंज हो सकते थे, मुझे बताइए। मार्च में हमने IMF से ये प्रोग्राम जो था वो निगोशिएट किया था, वही चीज़ जो अब हम कर रहे हैं वो हमने जब की थी, शायद कदरे नरम थी और वो हम वहाँ से कह कर आए थे, मगर हमने क्या किया कि उस प्रोग्राम को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंका। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने, उस टीम ने जिसने कि वो निगोशिएट किया था, उसको हटा दिया और हम टोटली हमने ऑपोजिट टर्न लिया और हमने एक स्टिमुलस दिया, हमने प्रो ग्रोथ बजट दिया, हमने इंपोर्ट्स के रास्ते खोल दिए। क्या अगर हम वो उस वक्त ना करते और ये सूरत हाल उस वक्त ना होती तो क्या आज हम इसी जगह पे खड़े होते जहां हम आज खड़े हैं? देखें कामरान साहब, जो इकोनॉमिक्स की साइंस है वो कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशंस नहीं पेश करती, वो आपको ट्रेड ऑफ्स पेश करती है कि ये कर सकते थे या ये कर सकते थे। बात ये थी कि मुल्क कहाँ था उस वक्त। वी वर इन अ डीप रिसेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19। दुनिया में 103 साल पहले क्या ये आया था पेंडेमिक, इस 103 साल के बाद पेंडेमिक आया। अब इस वक्त क्या चॉइसेस थी? एक चॉइस ये थी कि हम बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर देते और हम इकॉनमी को बिल्कुल ही स्लो डाउन कर देते। अब हमारे मुल्क में हमारी पॉपुलेशन 2.1% से गुजरी, हमारी एम्प्लॉयमेंट जो हमें चाहिए वो 3.5% चाहिए। गोया आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं क्योंकि मुख्तसर होता है, नहीं ऑप्शन थे। हाँ। नहीं कामरान खान साहब, ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन ये था कि क्या गरीब लोगों को, आवाम को नौकरियां देनी हैं, क्या हम लोग को इकॉनमी को थोड़ा सा बिल्डअप करें, ये था। दूसरी तरफ ये था कि हम कीमतें भी रोक लेते, हम करेंसी मार्केट को भी रोक लेते और सारा कुछ 1-2 सालों में हमारा 8% करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाता, हमारा एक्सचेंज रेट वहीं रहता और सारा मलबा जैसे कि मुशर्रफ गवर्नमेंट ने किया, जैसे पीपल पार्टी ने किया, जैसे PMLN ने किया, वो हम इलेक्शन की वजह से कुछ ना करते और वो सारा मलबा हम इसी गवर्नमेंट पे या नई गवर्नमेंट के ऊपर फेंक देते। अब इसमें जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम हमारे पास स्टैगफ्लेशन का है? नहीं, हमारी इकॉनमी 5% ग्रो कर रही है अल्लाह के फजल से। हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स मेक किए हैं। इसका मतलब यह है कि इस वक्त कोई पैनिक की बात नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं है। बिल्कुल, मैं अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो काइंडली अगर ज़रा मुख्तसर इसको बताइए ताकि मैं अपनी क्लियर सिचुएशन, मैं आपको ज़रा क्लियर सिचुएशन बता रहा हूँ कि इस वक्त गैर यकीनी जो माहौल है इसमें अनसर्टेनिटी है। गवर्नमेंट को ज़रूर इस प्राइवेट सेक्टर और लोगों को समझाना चाहिए हमारी पॉलिसी क्या है और हमसे कहाँ गलती हुई है। हमसे गलती ज़रूर हुई है कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए थे उसमें प्राइवेट सेक्टर को, क्या बड़े बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा दे दिए, उससे इंटरेस्ट रेट लो दिए, लोन्स दे दिए, वहाँ ज़रूर गलती की है और वो अब हम ठीक कर रहे हैं। तो पॉइंट इज़ कि पैनिक करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की, क्योंकि ग्रोथ इकोनॉमी में हो रही है। चले, ये अच्छी बात हो गई। आरिफ हमीद साहब, आप बताइए
ये बात अभी राशिद अंजद साहब ने आखिर में कही, मगर ये हम बहुत सुनते हैं कि इस हुकूमत ने बहुत इंसेंटिव्स दे दिए। जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनको, जो हमारा जो बड़ा बिजनेस ग्रुप है या जो पहले से मालदार लोग हैं उनको बड़ी इसमें सहूलतें दी, टर्फ दिया, लो इंटरेस्ट रेट दिया, दूसरी सहूलतें दी, और उसके नतीजे में जाहिर है कि ये डिसबैलेंस हो गया है। और फिर हम ये इस वक्त ट्रेड डेफिसिट भी देख रहे हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट्स की इजाज़त दी और सब कुछ किया, और इस वक्त ये अच्छी खासी एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिसपे अभी हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा है। कल रात को खुद हुकूमत ने जो है वो उसको 11:30 तक पहुंचा दिया है। 14 दिसंबर को एक MPC होने वाली है, फिर उसमें बढ़ जाएगा। आपके नज़दीक ये पूरी सूरत हाल, जो ये तमाम आदात शुमार हैं, कितने तशवीशनाक हैं? देखिए, ये जो मराहत दी गई थी वो कोविड में जो स्लो डाउन था और कोविड से पहले जो स्लो डाउन था, क्योंकि पहले भी हमारा 2018 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हाई था, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमी जो है स्ट्रगल कर रही थी, ख़ास तौर पे एक्सटर्नल अकाउंट पे, और उसकी वजह से उसको इकोनॉमी को किक स्टार्ट देने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है वो इंसेंटिव दिए गए थे और उसको बहुत ही सराहा गया था, और उसकी वजह से आपका जो है वो ग्रोथ आपको अच्छी हुई, और वो ग्रोथ का मोमेंटम अभी तक चल रहा है। और जाहिर है जो इस मोमेंटम को जो है करके सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ गलत चली गई वो ये थी कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इतने शार्पली बढ़ जाएंगे वो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, और वो उसकी वजह से जो है वो ये इतना ज़्यादा जो है वो ट्रेड डेफिसिट आ गया, और उसका असर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे आया, और उसी की वजह से जो है रुपए की कदर में भी जो है वो कमी आई। अब ये जो चीज़ है इंटरनेशनली हम ये देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस में अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। ऑयल प्राइसेस भी गिरी हैं, स्टील गिरी है, कोल गिरा है, और भी चीज़ जो है वो गिरी है। तो उसको आई थिंक अगर थोड़ा सा इसमें इतनी जो है वो हमें फोरसाइट होती और उसको हम देखते तो हम इंपोर्ट को ज़रा जो है करते, ख़ास तौर पे जो फिनिश गुड्स हैं, तो उससे ये होता है कि लोकल इंडस्ट्री को भी जो है वो और ज़्यादा सपोर्ट मिलता, और आपका जो है वो इंपोर्ट बिल जो है वो कंट्रोल में रहता। अगर वो रहता तो आई बिलीव ठीक है। अब जहाँ तक के इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, अगेन इन्फ्लेशन जो है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, और उसकी वजह से जो है ये नंबर्स हैं। तो फिर स्टेट बैंक को भी जो है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने की जो है वो ज़रूरत पेश आई। मुमकिन है कि IMF भी जो है वो उनको यही उसी तरफ जो है वो गाइड कर रही हो, तो उसकी वजह से ये मामला जो है वो पैदा हुए। इसमें एक और जो एरिया जहाँ के गवर्नमेंट जो है को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट को अच्छा किया, काम किया, उसमें कुछ कामयाबी हुई, इसको और मजीद जो है वो बढ़ाना चाहिए। रेमिटेंसेस को जो है वो बढ़ा है, इसको और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट और ख़ासतौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसमल रही है। उस पर ज़्यादा जो है वो कोशिश और मेहनत करने की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया करते थे, LNG पावर प्लांट इतने अरसे से चल रहा है, उसकी प्राइवेटाइजेशन को अचीव न करना, उसकी वजह से अच्छी जो है वो आप डॉलर्स जो है वो रेस कर सकते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो पहले आ गया, और अब ये गवर्नमेंट को रिव्यू करना पड़ रहा है कि क्या ये ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ रेट जो है वो हमारे लिए सस्टेनेबल है। तो राशिद अहमद साहब ये बताइएगा कि क्या अब जैसा कि ये जो माहिरीन कह रहे हैं कि अब जाहिर है कि ये सूरत हाल है, कल जो सेकेंडरी मार्केट में जो सूरत हाल नज़र आई है कि टाइटनिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी की वो अब यकीनी तौर पे वो ड्यू है, मज़ीद ड्यू है, जिसका मतलब ये कि वो जो ग्रोथ की स्टोरी हम सुन रहे हैं, आप भी फरमा रहे हैं, और हकीकत भी है, वो भी अब जो है वो सबसाइड करेगी, और आगे MPC के अंदर जो है अब कोई चारा नहीं है कि इसमें खातिर ख्वाह मज़ीद शरह सूद में इजाफा हो, जिससे कि ये पूरी जो ग्रोथ का जो माहौल है वो बुरी तरह से सबसाइड करेगा। आई थिंक इसका हल जो है हायर इंटरेस्ट रेट के टूल को जो है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीजन
रीजन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो तमाम जगह पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो है का रिजीम जो है वो चल रहा है। तो पाकिस्तान ने भी यही पहले कहा था कि हम जो है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे और ये जो नेगेटिव नेट इंटरेस्ट रेट है उसको हम जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन अब जो है वो स्टांस जरा चेंज नजर आया है, जिसमें कहा गया था कि हम जी आरिफ भाई मैंने सुन लिया। राशिद अमजद साहब आप बताइए, राशिद अमजद साहब आप बताइए, जी राशिद अमजद साहब आप बताइए कि क्या कोई चाराकार नहीं है कि मजीद टाइटनिंग हो मॉनेटरी पॉलिसी की, और अब शरह सूद इस सतह पर रखना नामुमकिन है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट इसकी गवाही दे चुकी है और 11.5% कल जो है वो बाकायदा सामने भी आया है। तो आपके नज़दीक ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अब मज़ीद पॉलिसी रेट में इजाफा करे मरकज़ी बैंक? देखें कामरान खान साहब, हमारे मुल्क में या तो हम एक्सेलरेटर इतना दबा देते हैं कि गाड़ी बड़ी तेज़ चलने लगती है और जैसे कुछ ज़्यादा ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ट्रायलेमा नहीं डायलेमा है कि जब हम ग्रो फास्ट करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हमें आता है, वो तो पिछले 30 साल से आ रहा है। बात ये है कि हमें अब वी हैव टू मेक अ ट्रांजिशन अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है। मेरा अपनी राय ये है, और मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपनी राय ये है कि हमें आराम से देखें। पहले जो पॉलिसी जो थी, स्टेट बैंक कह रहा था कि हम आराम से चीज़ें चेंज करेंगे। अब ठीक है हालात बड़ी तेज़ी से चेंज हुए तो उन्होंने कुछ, मेरा तो ख्याल है कि कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 1% बढ़ाना चाहिए था। और इस वक्त कोई जल्दी ना करे, पहले IMF के साथ प्रोग्राम है उसको जनवरी तक देखें कि IMF का अगर प्रोग्राम नहीं सर, अभी तो सेकेंडरी मार्केट है, कल कह चुकी है 11.5% खुद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो शरह सूद ऑफर कर चुकी है। अब कैसे स्टेट बैंक जो है वो एहतियात करे या क्या करे? अब कैसे ये 9.5% पे नहीं, आप मुझे ये पता है ना कि जो मार्केट में ये तो इन्होंने मार्केट, आप ये कह रहे हैं कि द बॉन्ड मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू डिटर्मिन द इंटरेस्ट रेट, दैट डज नॉट ऑलवेज हैपन। ये हमेशा नहीं है कि इस वक्त इस हालात में जो उन्होंने बॉन्ड ख़रीदे हैं वो 11.5 पे लिए हैं तो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद यही कंडीशंस प्रिवेल करेंगी। ये कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इन्फ्लेशन, ये इंटरेस्ट रेट आप क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या प्रेशर्स हैं आप पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, क्या ये हमारी डिमांड को कम करेगा या क्या हमारे एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करेगा? मेरा नहीं ख्याल ये उस हद तक करेगा जो इन लोगों का ख्याल है, कुछ हद तक होगा लेकिन बिल्कुल ठीक है राशिद अहमद साहब, ये बिल्कुल आपकी ऐसे ही बढ़ाना। जी बिल्कुल समझ लिया। हमारे साथ आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी हैं, मुमताज़ माहिर मैशत हैं। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, आज के जो सारे नंबर्स सामने आ रहे हैं, ये एक ओवरऑल जो पिक्चर नज़र आ रही है इकॉनमी की काफ़ी डिसमल पिक्चर है। और कल जब सेकेंडरी मार्केट में ये जब ऑक्शन हुआ है टी बिल्स वगैरह का, उसके बाद कैफियत और ख़राब हो गई। जो फिर हमारे डेफिसिट के नंबर्स आए, ट्रेड डेफिसिट, उसने और क़यामत मचाई। दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट मज़ीद स्लिप हो रहा है। ये पूरी सूरत हाल में मैं जो ये कहा जा रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आपके नज़दीक कितनी तशवीश है? देखिए मेरा ख्याल है कि महंगाई जो है उस पर तो बार बार आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस करें कि शायद अगले 6 महीने कमी आने के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता इस कदर तशवीशनाक नहीं है कि ये समझा जाए कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इकनॉमिक कोलैप्स। आपके पास अभी भी स्टेट बैंक के रिजर्व्स मौजूद हैं। अगर सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन जो ही आपके आके अकाउंट को हिट करते हैं, आप देखिएगा कि रुपए की कदर में एक सेंटिमेंट्स में, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से रुपए की कदर में इजाफा जो है वो होगा। एक और जो अच्छी चीज़ डेवलपमेंट हो रही है वो तेल की आलमी कीमतों में गो के वो एक नेगेटिव वजह है ओमिक्रॉन, जिसकी वजह से कमी आ रही है। लेकिन $84 पर बैरल से $70 पर बैरल पे आ जाना, $14 पर बैरल का जो रिलीफ मिलना, वो हुकूमत के लिए काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है कि वहाँ पे PDL जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उसको लगाना है एज ए प्री कंडीशन, या उसको अगर उस पर सेल्स टैक्स बढ़ाना है तो उस क्वेश्चन का वो इस्तेमाल कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है, जैसा कि हमने आज भी देखा कि ये तीसरा रिकॉर्ड पिछले, अगर आप
रिसेंट ईयर्स को देखें तो तीसरा रैकेट खसारा देखने में आया जो इन्वेस्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है उसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट चूँकि वो एक भाटा सिस्टम पे चलती है, चंद जो ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक मार्केट को बना या बिगाड़ सकते हैं। नहीं सुलैरी साहब, वो दौर ख़त्म हो गया। सुलैरी साहब, आई होप के आई नो कि आपको काफ़ी पता, लेकिन ये तो अब ख़त्म हो गया कि 3 ब्रोकर जो हैं वो बनाते बिगाड़ते हैं। ये कहाँ है? अब तो ये सारा म्यूचुअल फंड्स के पास है, सारे इंस्टीट्यूशंस के पास है। अब वो कहाँ, ये भाटा सिस्टम? और ये सीधी सी बात है, मार्केट देख रही है कि आगे इंटरेस्ट रेट आपके गिरने वाले हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मुसलसल बढ़ रहा है, आपका एक्सचेंज रेट स्लिप कर रहा है। दुनिया की कोई भी मार्केट होती है वो इसी तरह से क्रैश करती है। सुलैरी साहब, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? लेकिन देखिए, आप देखेंगे कि सेंटिमेंट्स की वजह से ये मार्केट वापस बाउंस बैक भी करेगी। और मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कुछ पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो मार्केट को चाहिए, भले वो करेंसी मार्केट हो या वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज। हमारे साथ आरिफ हबीब साहब हैं। आरिफ भाई, आप बताइए कि आज जो ये हिस्ट्री का, स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री का तीसरा बड़ा डिक्लाइन है, इसकी क्या वजह थी? आई थिंक वो वजूहात जो सारी आपने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना, इसके अलावा टेक्निकल ये था कि हम रीबैलेंसिंग थी, हम जो MSCI इंडेक्स में हैं तो हम इमर्जिंग मार्केट से जो है फ्रंटियर मार्केट में जो है डिग्रेड हुए, तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स ने एग्जिट किया है और उन्होंने कोई पिछले 1 महीने में जो है $160 मिलियन के करीब जो है डिसइन्वेस्ट किया। आखिरी दिन 30 तारीख को किया और लोगों ने कुछ ये समझ के कि ये आखिरी उनकी सेल है, कुछ शॉर्ट टर्म परचेजेस कर ली थी, लेकिन ये बुरी खबर आ गई तो उनको जो है लॉसेस बुक करके वो एग्जिट करना पड़ गया, तो उसकी वजह से भी मार्केट पे जो है वो प्रेशर आया। तो ये है कि हमारा करंट अकाउंट पे जो है प्रेशर, इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये मेजर वजूहात हुई मैक्रो लेवल पे। लेकिन माइक्रो लेवल पे अगर देखें तो कंपनीज पे कोई इतना बुरा असर नहीं है। बैंक्स को तो फायदा हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़े हैं। ENP को फायदा हो रहा है क्योंकि उनके अगर डिवैल्यूएशन वगैरह होती है तो उनका तो डॉलर बेस्ड इनकम है, पावर डॉलर बेस्ड इनकम है। फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, इनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है सिवाय ये सीमेंट, स्टील वगैरह पे जो है असर है। तो आई थिंक जैसे जैसे लोगों को इंडिविजुअल सेक्टर पर और कंपनी पे उसका इम्पैक्ट वो कैलकुलेट करेंगे तो लोगों में जो है वो सेंस आएगा। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जाहिर है वो डिपेंड करेगा हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर, बट उससे उम्मीद ये करनी चाहिए कि चूंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गिर रही हैं और थोड़ी सी एग्रीकल्चर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर प्रोडक्शन होगी, तो उससे आपको इन्फ्लेशन पे भी रिलीफ मिलेगा, करंट अकाउंट पे भी जो है वो रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो हिट लगना थी वो लग गई है, ये हिट बड़ी है क्योंकि अभी तक जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और ये फिर मुझे लगता है कि शायद ये 2.5 बिलियन के करीब जो है इस महीने का भी जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो होगा। तो वो एक काफी जो है बड़ा अमाउंट है, उसको कवर करते करते भी, रिकवर करते करते भी जो है वो वक्त लगेगा और वो एनुअल करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जाने का जो है वो डर है और उससे ज़ाहिर है हमारे करेंसी पे, रुपए पे जो है वो प्रेशर आता है, हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आपने सही कहा कि ये सारे फैक्टर्स हैं। दुनिया की कोई भी स्टॉक एक्सचेंज होती तो वो इसी तरह जो है वो बिहेव करती जिस तरह आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने किया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब, जनाब राशिद अमजद, आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। कमर्शियल ब्रेक का वक्त है जिसके बाद एक नया पैनल हमें ज्वाइन करेगा इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए छोटे से वक्फे के बाद। तबाहकुन कैफियत लग रही है बज़ाहिर, लेकिन अभी आपने देखा कि हमारा पैनल जो कि अब से पहले वक्फे से पहले हमारे साथ था, जनाब राशिद अमजद, आरिफ हबीब और आबिद क़य्यूम सुलहरी, वो कहते हैं कि ज़रूर प्रेशर्स हैं लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है, हालात में आगे बेहतरी हो सकती है, बेहतरी होगी। लेकिन बहरहाल मार्केट की राय इसके बिल्कुल बरक्स है, आदाद व शुमार इसके बिल्कुल बरक्स है। सूरत हाल किसी सूरत में भी काबू में आती नज़र नहीं आ रही है। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते एक नया पैनल हमने तश्कील दिया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं जनाब अकील करीम रेडी, चेयरमैन AKD ग्रुप, हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी, और जनाब फवाद अनवर करीम जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के। अकील भाई, आप बताइए, आप कितने दिल शिकस्ता हैं? आपने तो बड़ा इनकरेज किया इस हुकूमत को, लेकिन अब तमाम नंबर्स जो आ रहे हैं
वो बड़ी बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और अब जो सेकेंडरी मार्केट में इस वक्त हम इंटरेस्ट रेट वगैरह देख रहे हैं वो तो इस बात की इशारा कर रहा है कि 11.5%, यानी कि अब स्टेट बैंक जो है वो 9.5% तक कैसे रखेगा, उसमें मज़ीद इजाफा होगा, फिर जाहिर है कि उससे आहबका मज़ीद बढ़ेगी। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि आपका ये मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं। आप जब IMF में जाते हैं, IMF ने आपको काफी टफ टाइम दिया, उस टफ टाइम की वजह से आपको अपना रुपये को वीक करना पड़ा, उसी की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, उसी की वजह से आप पे रिस्ट्रिक्शन है कि अब आप सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं ले सकते, आपने कॉमर्शियल बैंकों से पैसा लेना है। अब जाहिर बात है कि आपका पॉलिसी रेट 7.25% था, जब भी आपको पैसे वो हायर साइड पे दे रहे थे, उनको भी पता था कि इनके ऊपर कंडीशनें काफी सख्त आई है, तो बैंकों ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। इसके बाद आपके पॉलिसी रेट जो बढ़ा, पॉलिसी रेट 1.5% जब आपने बढ़ाया, जो 8.75 पे चला गया, लेकिन आपका T-बिल का रेट 10% पे चला गया, तो वहां भी इंडिकेशन तो यही थी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ना ही है। और मार्केट में हमें पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि IMF ने काफी टफ टाइम दिया है और उनकी सारी कंडीशनें आपको मीट करने की जरूरत है, और उसमें रुपये वीकनेस का भी है। स्टेट बैंक से आप पैसा नहीं ले सकते, इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नए टैक्स आपको लगाने पड़ेंगे, 300 बिलियन रुपए के आपको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे या सब्सिडी विड्रॉ करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि पूरी दुनिया जिसकी लपेट में है इन्फ्लेशन, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर भी हाई साइड पे आए, कमोडिटीज की भी प्राइस बढ़ गई है, ऑयल की भी प्राइस बढ़ी है, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इतने डीप पॉकेट नहीं है। और हमें इंपोर्ट, जाहिर बात है कि जो इंपोर्ट $6 बिलियन थी वो $8 बिलियन पे चली गई, और ये सारी चीजें ऊपर नीचे हम देखते आए हैं। इससे पहले के ट्रेडिंग सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज में चेंज कराने की कोशिश की थी SECP ने और मैनेजमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज की, उसमें ये फेल हो गए हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी उसको 5 दिन तक चलाते रहे, उसकी वजह से भी इक्विटी मार्केट काफी डैमेज हुई, लेकिन उसके ऊपर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वरना दुनिया में इस तरह के इवेंट होते हैं तो बहुत सारे लोगों को फायर किया जाता है। तो हमारी एक आदत है कि हर चीज को आप छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास रास्ता कोई था नहीं, IMF ने पाकिस्तान तो अब रिकवरी नहीं है अकील भाई, फिर अब जब हम IMF प्रोग्राम में है फिलहाल ग्रोथ भूल जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी जो गुड लक है वो ये है कि 25% आपकी ऑयल की प्राइस गिरी है, कोल की प्राइस गिरी है जिसके हम इंपोर्टर हैं। इस साल नवंबर के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो 2.3 बिलियन की हमने एनर्जी इंपोर्ट की है, 629 मिलियन डॉलर की हमने वैक्सीन इंपोर्ट की है, 150-200 मिलियन डॉलर की हमने पाम ऑयल एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो ये सारी चीजें हमें सामने दिख रही है। और ऑयल की इंपोर्ट अगर हम 2.3 बिलियन डॉलर को लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 1.5-1.6 पे तो आसानी से आ जाएगी। तो आने वाले महीनों में हमें दिख नहीं रहा कि हमारी इंपोर्ट इतनी बड़ी होगी, और आने वाले दिनों में हमारे कमोडिटीज के गिरने की वजह से मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आ जाएंगे, और इसी की वजह से जो इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाने पड़े, हो सकता है ये ज्यादा टाइम इस लेवल पे ना रहे। ठीक है, गोया के ये वक्ती मामला है। सुहेल साहब आप बताइए कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, काफ़ी ड्रामाई नंबर्स सारे देखें तो वो काफ़ी सीरियस नंबर्स है। तो मगर अकील भाई कहते हैं कि अकील भाई भी कहते हैं, गवर्नमेंट के दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये सारा जो था ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, और जाहिर है कि कमोडिटी प्राइसेस और ये सारी चीज़ें, बट अगर ये जो लोअर साइड पे जा रही है, अगर ये होता है तो ये इस वक्त तो बहुत कैफियत है, मगर ये ईज आउट हो सकती है अगले 2-3-4 महीनों में, आपको लगता है? देखें, अगर इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो ईज आउट हो सकती हैं, और अगर इस पर एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल में शायद एक्शन बहुत स्लो लिया गया और अभी तक काफ़ी एक्शन लिया भी नहीं गया। तो महंगाई एक इशू है, मगर जो सबसे बड़ा जो बम फटा है कल वो इंपोर्ट बिल है, और फिर जिस तरीके से हुकूमत ने पैसे बोरो किए हैं तो अब इंपोर्ट बिल के लिए आपको सोहेल साहब वो इंपोर्ट बिल तो है, मगर सबको पता है कि ये कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, ये सारी चीज़ें हैं, और अब जो है वो नीचे भी आया है। तो वो जो मार्केट है उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी रैश क्यों है, जबकि उसको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें नीचे आ रही हैं और आगे भी मज़ीद ये प्राइसेस जो है वो घटेंगी। साहब, आप हम मार्केट से आप लड़ाई नहीं कर सकते हो, ये एक मार्केट नहीं है। अभी मैं सुन रहा था आपके एक दूसरे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि कुछ ब्रोकर मार्केट चलाते हैं, ये एक मार्केट नहीं है, ये $50 बिलियन की एक मार्केट है।
मनी मार्केट भी है जिस पे आज रेट 12% से ऊपर हो गए बॉन्ड के, फिर करेंसी मार्केट भी है। तो ये नहीं हो सकता कि तीनों मार्केटों में मैनिपुलेशन हो और एक ही बंदा उसको चलाता हो। तो मैंने कहा कि ये पॉलिसी एक्शन में डिले है। सेंट्रल बैंक ने काफ़ी इकदाम लिए हैं पिछले 5-6 महीने से, जून से जब से 5-6 बिलियन हुआ तो हम सुन रहे हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, FED जो गाड़ियों पे है वो वापस ली जाएगी। और ये चीज़ IMF भी देखता है कि अगर हुकूमत का अपने मकसद होता है तो 2 घंटे में 30-35 बिल पास हो जाते हैं। और ये जो बिल है स्टेट बैंक ऑटोनॉमी का, जो अकील भाई ने सही कहा, IMF हमारे साथ सख्ती कर रहा है क्योंकि हमारे उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वो पास नहीं हुआ तो लोगों को फेयर होता है कि IMF का प्रोग्राम डिले ना हो जाए। इसी तरह जो बिल है टैक्सेशन का 330 अरब का, उसमें भी डिले है। तो IMF ने अभी नहीं, पहली दफ़ा नहीं कहा, हमेशा कहता रहता है कि हुकूमत पाकिस्तान चीज़ों को स्लो करती है जिसकी वजह से फिर मार्केट्स उसको रिएक्ट करती हैं। तो फवाद अनवर करीम साहब, आप बताइए कि एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि हमारा इंपोर्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इतने इंसेंटिव्स दिए, टर्फ दिया और अनगिनत इंसेंटिव्स दिए अपने इंडस्ट्री को, अपने बिजनेसेस को, इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ नीचे आया। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ हम देखेंगे ताकि वो ऑफसेट हो सके हमारे इंपोर्ट का प्रेशर जो हमेशा रहता है, वो हमारी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। हालांकि कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्वांटिटी के अंदर हमारी एक्सपोर्ट में कोई इतनी मीनिंगफुल तब्दीली क्यों नहीं देखने में आई? कमरान भाई, एक्सपोर्ट्स जैसा कि आप देख रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ पे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोर्ट के वो है एक सस्टेनेबल पॉलिसी जो कि मिसिंग है। पहली चीज एनर्जी की पॉलिसी, एनर्जी की जो कॉस्ट है और जो कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, आई मीन दुनिया की एनर्जी ऊपर चली गई है, लेकिन फॉर एक्सपोर्ट्स यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ सब्सिडीज एंड पूरी दुनिया देती है, जो भी आपके नेबर्स हैं या कंपेटिटिव कंट्रीज है वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे दे रहे होते हैं। वी नीड टू हैव अ सस्टेनेबल पॉलिसी एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न। अगर आप 4-5 साल की पॉलिसी लॉक नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। आपने टर्फ दिया, गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी एक स्कीम लेकर आए थे, लेकिन जब तक वो पूरी प्रोडक्शन में नहीं आती है, जब तक उसको एनर्जी एट द राइट प्राइस नहीं मिलेगी, वो एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, जो आप अब ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं जो 5 बिलियन का आया है, जो विच इज अनप्रेसिडेंटेड, वो एक ही तरीका है जो आप उसको कवर कर सकते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट के लिए आज जो आपको प्रॉब्लम चल रहा है वो आपकी कॉटन जो है, अगेन इट इज लॉक्ड एट 8 मिलियन बेल्स। पाकिस्तान की कॉटन की रिक्वायरमेंट 15 मिलियन बेल्स से क्रॉस कर चुकी है। यू आर बेस्ड ऑन इंपोर्टेड कॉटन। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन, वो 80% अगर आपका रॉ मटेरियल या 85% ऑफ द रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कंपेटिटिवनेस वहां खत्म हो जाती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट इज द ओनली वे यू विल गेट आउट ऑफ दिस। जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आज, आपको ट्रेड डेफिसिट का आ रहा है या इन्फ्लेशन का आ रहा है, या जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट के इश्यूज आ रहे हैं जो आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको एक ही रिजॉल्व है उसका, वो है एक्सपोर्ट्स। Second, I mean, we need to work on our agriculture a little bit and make Pakistan a little more sufficient in cotton and other agricultural products, जिसकी वजह से थोड़ा इंपोर्ट रुकेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट की सस्टेनेबल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने दे दी, तो this is the only way out. ये बताइएगा, there are a lot of orders in the market. आज एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लाना कोई इशू नहीं है। जी अकील भाई, ये बताइएगा कि ये बड़ी शिकायत है कि इस गवर्नमेंट ने पिछले जनरली भी और पिछले बजट के बाद बिग बिजनेस को बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ा उसको ट्रिगर किया है, बहुत स्टिमुलस दिए हैं और बहुत उसको एडवांटेजेस दिए हैं, बेनिफिट्स दिए हैं। अभी फवाद अनवर करीम साहब कह रहे हैं कि अभी हमें इसमें मज़ीद दरकार है, हमें जो एनर्जी पॉलिसी इनकन्सिस्टेंट है, दूसरी पॉलिसीज इनकन्सिस्टेंट है, हमें और चाहिए। देखें कमर भाई, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किलात आई हैं वो यही आई है कि तकरीबन 400-500 अरब का GIDC जो उसको वसूल होना था वो उन्होंने छोड़ दिया। जो पैसे लोगों से लेने थे 5 साल में डिवाइड कर दिया उसको। 470 अरब रुपए 470 बिलियन का ट्रफ की सूरत में दिया। रीफाइनेंस की सूरत में अगर हम स्टेट बैंक के नंबर उठा के देखते हैं कि ट्रफ और रीफाइनेंस मिला के 1100 अरब रुपए गवर्नमेंट दे चुकी है। तो आप ये सोचें कि हर जगह पे एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट किया, $6.5 में LNG दी। आप ये सोचें कि गवर्नमेंट की इस वक्त मिनिमम कॉस्ट भी LNG की $15-16 है। तो ये सारी चीजें जब डेफिसिट में हमारी आती हैं तो
फिर ये IMF हमारे ऊपर चढ़ाई करता है। तो मैं ये समझता हूँ हमें एक्सपोर्ट जरूर बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या इस तरह गवर्नमेंट पैसे बांट के अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। और बिजनेस एक्टिविटीज के अगर हम रिजल्ट उठा के देखें, कॉर्पोरेट रिजल्ट अगर मैं 2021 और 22 के क्वार्टर के अगर मैं देखूं तो अनबिलीवेबल रिजल्ट है। मैंने ऐसे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी नहीं देखी, और इवन पहले क्वार्टर के भी प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े आए हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अब सब्सिडी से हटना पड़ेगा। जी सोहेल साहब, ये बताइएगा कि जैसे अकील भाई कह रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो थी वो हिस्टोरिक कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं, यानी कि कॉर्पोरेट बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, इतना पैसा कमा रही हैं, तो मुल्क की मईशत पे उसके कोई पॉजिटिव असरात जो है ओवरऑल, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉस्पर कर रहा है तो वो उसके असरात चारों तरफ नज़र आने चाहिए ना, वो क्यों नहीं हमें नज़र आ रहे? देखें कामरान भाई, एक तो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ का है, और सर्विस इंडस्ट्री के जब बैंक से रिजल्ट अच्छे आते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में होती है, मगर जो जिससे एक आम आदमी को फ़र्क पड़ता है वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा पोर्शन है। और वहाँ पे जब बात तो सही है अकील भाई की कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, मगर वो 600 कंपनियाँ लिस्टेड हैं जिसकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं। जो SMEs हैं उनकी परेशानियाँ अभी भी बाकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हम हर चीज़ को एब्सोल्यूट में देखते हैं कि अर्निंग 10% बढ़ गई, अर्निंग 25% बढ़ गई। कामरान भाई, डिवैल्यूएशन भी 25% हो गया है, तो अगर हम उसको डॉलर टर्म्स में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा हमारा चेंज नहीं हुआ है। मगर और दूसरी बात यह है कि जो आपने स्टॉक मार्केट में देखा ही है, जो PE चल रहा है पिछले 3-4 साल से, वो हिस्ट्री में तक कम नहीं चल रहा। इसका मतलब है अर्निंग्स बढ़ रही हैं, प्राइसेस नहीं बढ़ रही। तो ये बता रहा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो हुकूमत पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे नहीं है, या उनको ये लगता है कि शायद महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि मेरा जो अर्निंग ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि मैं रियल एस्टेट में पैसा डाल दूँ, या उससे बेहतर है कि मैं गाड़ियों का जो फाइनेंसिंग रेट चलती है 20-25% उसमें डाल दूँ, या आजकल तो लोग बात करें कि PIB में डाल दूँ। तो मेरे ख्याल में एक रीज़न ये भी है कि कॉन्फिडेंस जो है इन अर्निंग्स पे इन्वेस्टर का नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो PE है वो 4-5 का चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है फवाद साहब? आप बताइए कि जो रियल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, एक तरफ तो लोकल नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉरेन इन्वेस्टर तो है ही नहीं, हमारे करीब से नहीं गुजर रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो लगता है कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है फवाद साहब? कामरान भाई, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की, अगेन मैंने पहले भी यही कहा है कि पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट काफी वादे करती है लेकिन पॉलिसीज पूरी होती नहीं है। जैसे कि एनर्जी की बात कर रहे हैं, या आप रिबेट्स की बात कर लें, टेक्सटाइल्स में गवर्नमेंट ने हमें ना रिबेट्स दिए हैं पिछले 2 साल में, ना आगे कोई कमिटमेंट की हुई है। पॉलिसीज डिस्कस होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं। तो डेफिनेटली एक आपका ट्रस्ट डेफिसिट है जो गवर्नमेंट से बन रहा होता है। आप गवर्नमेंट से बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, बट दे डोंट टर्न आउट टू बी नोटिफिकेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी जो रुपी डिप्रिसिएट इसी स्पीड से करती रहेगी, और जो नजर आ रहा है आगे कि आपका ट्रेड डेफिसिट अगर इतना बड़ा हो गया है, यू वुड सी कि रुपी पे और प्रेशर आएगा, और जो IMF है वो आपको ज्यादा बाउंड करेगी, ज्यादा टाइटन करेगी, क्योंकि इस डेफिसिट पे IMF आपको काम नहीं करने देगी। दैट मीन्स कि देयर वुड बी अ मैसिव स्लो डाउन कमिंग इन एंड वुड आल्सो पुट अ प्रेशर ऑन द डॉलर। इसका मतलब है कि बाहर वाले जो बंदे हैं वो अभी भी रेजिस्ट करेंगे पाकिस्तान में आने से, बिकॉज अगर डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है तो वो अपनी करेंसी को, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिप्रिशिएट नहीं होने देंगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू कम बैक टू दिस कंट्री। बहुत शुक्रिया जनाब अकील करीम डेडी, मोहम्मद सुहेल साहब और फवाद अनवर करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही मईशत की हमारी एक इम्तहानी दौर से गुजरी, और उसके साथ ही इमरान खान, उनकी हुकूमत की मकबूलियत भी। साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए इमरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।